हेलो एवरीवन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की नेक्स्ट वीडियो हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। जैसे कि हम आप सभी के लिए AIB 19 के पर्पज से CPC और साथ ही साथ TPA के MCQs लेकर आए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम अदर लॉस के भी लेकर आएंगे। ठीक है, उन लॉस के, उन एक्ट्स के जो कि AIB के एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं उनके लिए, ताकि आपको AIB 19 की प्रिपरेशन के लिए आसानी हो सके और अच्छा मटेरियल जो है वो मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की एक वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती है। जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस चीज़ को इंटरप्रिटेट किया गया था। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति नहीं है, ये पूछा इन्होंने। देखिए हमसे यहाँ नोट पूछे हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में वो हमसे उस चीज़ के बारे में पूछा है कि ऐसा होता है, ऐसा सत्य है, या फिर वो चीज़ नहीं होती है या वो असत्य है, उसके संबंध में पूछा जा रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, रॉयल्टी, रास्ते का अधिकार, मत्स्य खेत का अधिकार या बंधक मोचन का अधिकार। देखिए, जो ये रॉयल्टी वाला है ये आप लोग पहले ही देख चुके हैं। रॉयल्टी जो था पहले ही स्थावर संपत्ति के अंतर्गत जो है नहीं था शामिल। रास्ते का अधिकार, देखो रास्ता एक क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका राइट भी क्या है। आप उस रास्ते को उठाकर कहीं अलग तो लेके जा नहीं सकते। जब रास्ते को नहीं ले जा सकते तो उस रास्ते का राइट भी तो वहीं होगा ना। मत्स्य खेत का अधिकार, क्योंकि जहाँ जिस स्थान पर आपको मत्स्य पालन करने का राइट मिल रहा है वो स्थान क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। बंधक मोचन का अधिकार, बंधक किस चीज़ का रख सकते हो आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो वो जो राइट है आपको बंधक मोचन का वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, अचल संपत्ति पर है। तो सीधी सी बात है, ये सारी क्या अचल संपत्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो है अचल संपत्ति नहीं है, तो ये रॉयल्टी जो है अचल संपत्ति नहीं है। होप अब तीनों क्यों अचल संपत्ति नहीं होगी, बल्कि तीनों राइट है। आखिर क्यों नहीं आएंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये स्थावर संपत्ति से संबंधित राइट है, इसलिए ये भी स्थावर संपत्ति माने जाएंगे। नेक्स्ट है अचल संपत्ति पूछा है, आम का पेड़, अमरूद, अंगूर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो हैं ये अचल संपत्ति की कैटेगरी में आते हैं। पूछा है आम का पेड़, अमरूद, अंगूर, ये क्या है, अचल संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब वो पेड़ जो है भूमिगत रूप से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है। और कोई भी चीज़ जो भूबद्ध है वो क्या है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती है। और जब तक ये आम का पेड़, अमरूद या अंगूर, ये जो वृक्ष हैं, जब तक ये भूमि से भूबद्ध हैं, तब तक ये क्या चीज़ें किसकी कैटेगरी में आएंगे, अचल संपत्ति की कैटेगरी में है आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी संपत्ति अचल नहीं है। ध्यान से सुनना, अचल नहीं है। जमीन, भूमि से जो फायदे प्राप्त होते हैं वो, वे वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हों, या फिर खड़ा कास्ट। तो देखिए यहाँ पर जमीन, सिंपल सी बात है, जमीन स्थावर संपत्ति है। भूमि से जो फायदे प्राप्त होते हैं वो भी किसी कैटेगरी में जाएंगे, स्थावर संपत्ति की कैटेगरी में जाएंगे। वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हुई हों, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप पढ़ेंगे अचल संपत्ति की डेफिनेशन TPA के अंतर्गत दी हुई है, वहाँ पर भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें अचल संपत्ति के अंतर्गत। खड़ा कास्ट, उगती फसलें, ये चीज़ें जो है अचल संपत्ति नहीं है। तो खड़ा कास्ट इसमें शामिल है, तो ये क्या है, उगती फसल, मतलब अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, ये पूछे कौन सा युगम सुमेलित नहीं। आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है, नोट पूछा है इन क्वेश्चंस में। ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक युगम सही सुमेलित नहीं है। तो स्थावर संपत्ति को धारा 2 में डिफाइन किया गया है, भार को 100 में परिभाषित किया गया है, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन 56 में और बंधकित भरण 134 में। तो यहाँ पर देखिए स्थावर संपत्ति को सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। स्थावर संपत्ति को जो है सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन खंड के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, और उसकी भी डेफिनेशन नेगेटिव वे में दी हुई है, बहुत ही सिंपल वे में दी है कि ये चीज़ें अचल संपत्ति नहीं है, ये कहा गया है। बट यहाँ पर फिर भी इसका राइट ए ऑप्शन जो है सही है, मतलब ये उचित परिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है केस, अचल संपत्ति से संबंधित वाद कौन सा है। श्री राजा बेलूगोटी बनाम तहसीलदार, बी है आनंद बोहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य, नेक्स्ट है हेलवी बनाम रामनारायण, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है ए, अचल संपत्ति से संबंधित वाद पूछें तो श्री राजा बेलूगोटी बनाम तहसीलदार का वाद है। ध्यान रखिएगा, देखिए जो केस लॉज हैं वो बहुत ही एक अच्छा वेटेज रखते हैं AIB 19
तो अभी आप देंगे एआईबी के एग्ज़ाम में। अब तक अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो बहुत अच्छा खासा वेटेज ये रखते हैं। और साथ ही साथ हम एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे जो न्यू, चाहे वो हमारे हाई कोर्ट्स के जो भी लीडिंग जजमेंट होंगे न्यू, और जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजमेंट्स हैं उनके लिए हम एक न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे, ताकि एआईबी 19 में जो भी न्यू केसेस आपसे पूछेंगे किसी भी एक्ट से संबंधित, वो आपको जो है प्रिपेयर हो सकें। नेक्स्ट है, न्यायालयों ने निम्नलिखित संपत्तियों में से किसकी स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है। ये पूछे कि जो न्यायालय हैं उन्होंने नीचे जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को स्थावर संपत्ति नहीं माना है न्यायालय के द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। मार्ग का अधिकार, ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं, मार्ग का अधिकार जो है स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है स्थावर संपत्ति के भाटक को वसूल करने का अधिकार। सिंपल बात है भाई, स्थावर संपत्ति से जो रेंट आप वसूल कर रहे हो, भाटक आप वसूल कर रहे हो, वो भी जो है स्थावर संपत्ति ही माना जाएगा। मछली पकड़ने का अधिकार भी आप पीछे पढ़ चुके, तो बहुत सिंपल सोवर क्वेश्चन है। पूजा का अधिकार जो है इसको न्यायालय ने स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो आप बाकी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अचल संपत्ति में क्या चीज़ें शामिल नहीं है, खड़ा कास्ट, उगती फसल या घास, सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें शामिल है। एडॉप्शन इसका डी है, ये इस क्लॉज के अंतर्गत आती है, डेफिनेशन क्लॉज है। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है, अचल संपत्ति नहीं है यानी कि क्या पूछे, नहीं होगी। जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये अचल संपत्ति। तो उगने वाली फसलें जो है, उगती फसलें जो है क्या नहीं मानी जाएंगी, अचल संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। नेक्स्ट है, अभिकर्ता की सूचना में कौन सी बातें आवश्यक हैं। अभिकर्ता की जो सूचना होती है उसमें कौन सी बातें आवश्यक हैं। अभिकर्ता की सूचना अभिकर्ता की हैसियत में ही प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अभिकर्ता के व्यापार क्रम में प्राप्त होना चाहिए, यानी कि वो सूचना अभिकर्ता की ही हैसियत से होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होनी चाहिए, वो उस व्यापार क्रम के अंतर्गत दी जानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका बिल्कुल सी है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे अब नोटिस से आ रहे हैं, पहले स्थावर संपत्ति से, तो उसके बाद अब क्वेश्चन हमारे नोटिस से हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं कि वास्तविक सूचना नहीं मानी जाएगी। तो वास्तविक सूचना में क्या क्या शामिल नहीं होगा, निश्चित ज्ञान, परिचित द्वारा सूचना, अंतरण, किसी तथ्य से अपरिचित द्वारा उसकी सूचना। तो यहाँ पर देखिए डी ही होगा। टीपीए में जब हम लोग पढ़ते हैं तो अपरिचित व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अंतरण वगैरह किया जाता है उसके समय सूचना यहाँ पर शामिल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आणविक सूचना से तात्पर्य है। आणविक सूचना क्या है, ठीक है, ऐसी सूचना जिसके संबंध में न्यायालय परिकल्पना करता है कि संबंधित पक्षकारों को सूचना दी गई है। ऐसी सूचना से जिसे कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, जबकि सूचना पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई हो, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए ये हमसे आणविक सूचना के बारे में पूछ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ऐसी यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो परिकल्पना वाली चीज़ें आती हैं वो कंस्ट्रक्टिव में शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन है क्या। रजिस्ट्रेशन वास्तविक सूचना के अंतर्गत आएगा, आणविक सूचना के अंतर्गत आएगा, अभिकर्ता की सूचना के अंतर्गत है, कोई सूचना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन आणविक सूचना के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम से, ए नामक व्यक्ति अपनी भूमि बी को 5,000 रुपये में बेचने यानी कि विक्रय करने हेतु कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच रहा है, बी को 5,000 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो बे है वो उस यानी कि जो बे नामक व्यक्ति है ये उस संपत्ति को खरीदने के पश्चात उस पर अपना कब्जा प्राप्त कर लेता है। उसने क्या कर लिया, खरीद कर उस पर अपना कब्जा ले लिया। इसके पश्चात ए ये जो व्यक्ति था उक्त भूमि को सै को 6,000 रुपये में बेच देता है। अब सै को जांच पड़ताल नहीं करता, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सै पर कोई सूचना नहीं मानी जाएगी। बे का कब्जा तथ्य का संकेत देता है कि सै को संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त है। बी को सूचना देनी चाहिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी वाला। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
भूबद्ध से अभिप्रेत, ये भी देखिए, अभी इंटरप्रिटेशन क्लोज के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट, ऐसी विशिष्ट वस्तु इसलिए बद्ध है जिससे कि वो क्या कर सके, उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है, सारी चीज़ें क्या आएंगी, भूबद्ध से अभिप्रेत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आप भी पाना चाहते हैं किसी प्रकार की AIB 19 के लिए आपको MCQ मिलते रहें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को उस हर कैंडिडेट्स को शेयर करें जो कि AIB 19 दे रहा है। धन्यवाद।